हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे 13, 14 और 15 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्रिकाओं से लिए गए हैं, जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई। और ये क्लास आपकी बीपीएससी परीक्षा, साथ ही साथ यूपीपीसीएस 2025, ठीक है, यूपीपीसीएस 2025 प्रीलिम्स परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये क्लास डेली शाम को 7:30 बजे मिल जाती है। इस क्लास की पीडीएफ, पीपीटी, टेस्ट इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप हमारा मासिक करंट अफेयर पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। नाम मात्र के शुल्क में आपको मासिक करंट अफेयर पैकेज मिल जाता है, जिसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं आइए मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पर देखा जाए, जो हमारा करंट अफेयर जुलाई 2025 का पैकेज है, इसमें आपको डेली वीडियो क्लास मिल जाता है और ये क्लास यूट्यूब पर फ्री ही होता है। यहाँ पर देखा जाए, डेली क्लास पीडीएफ और पीपीटी एज इट इज जैसे हमारी क्लास होती है वैसा ही आपके व्हाट्सएप कम्युनिटी में भेज दिया जाता है पीपीटी। साथ ही साथ प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है और ये प्रिंटेबल पीडीएफ हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, अलग अलग होता है, यानी कि हमारा पूरा कोर्स जो है करंट अफेयर का ये बाइलिंगुअल है। ठीक है, आगे देखें तो डेली 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट मिल जाता है आपको। प्रतिदिन जो आपने पढ़ा है उसको आप टेस्ट कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट की तरह होता है कि आपने पढ़ा वो कितना आपको याद हुआ। और साथ ही साथ देखा जाए, महीने के एंड में आपको कंप्लीट करंट अफेयर का मासिक पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। साथ ही साथ एक फुल टेस्ट होता है करंट अफेयर का, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और ये टेस्ट भी बाइलिंगुअल होता है। ठीक है, ये टेस्ट भी बाइलिंगुअल होता है। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं के जो विद्यार्थी हैं, तो लैंग्वेज का कोई भी बैरियर नहीं है, आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपी स्पेशल और बिहार स्पेशल के जो महत्वपूर्ण मासिक पीडीएफ है, देखा जाए तो जून महीने तक का पीडीएफ अब तक ग्रुप में आपके प्रोवाइड किया जा चुका है यूपी स्पेशल का। अब बिहार स्पेशल में हम लोग फोकस करेंगे और 71वीं बीपीएससी के लिए जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है बिहार स्पेशल के दृष्टिकोण से, उनको हम लोग कवर करेंगे। तो आप इस पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पैकेज को आप मात्र 25 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और 25 रुपए में ज्वाइन किया, जैसे आप जाएंगे वेबसाइट पर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पिन कमेंट है, पिन कमेंट को चेक करिएगा। ठीक है, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट दिया हुआ है। पिन कमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे, जब ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आता है, ठीक है, ज्वाइन नाउ पे आप क्लिक करते हैं तो एक कॉइन का ऑप्शन आ जाएगा, उस कॉइन पे क्लिक कर देना तो आपका मूल्य जो 25 रुपए दिखा रहा है, ये 18 रुपए 75 पैसे हो जाएंगे और इसी मूल्य पर आप करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आपको वहीं पर मिल जाएंगी। ठीक, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, हमारा करंट अफेयर के लिए डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, जिसमें सिर्फ करंट अफेयर की बातें होती हैं। करंट अफेयर का पीडीएफ वहीं पर शेयर किया जाता है, मासिक पीडीएफ शेयर किया जाता है, कंप्लीट पीडीएफ शेयर किया जाता है और बिहार स्पेशल, यूपी स्पेशल के पीडीएफ उसी ग्रुप में आते हैं। और उस ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस पैकेज को ज्वाइन करके हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ने का तरीका सबसे आसान है, यही इसी वीडियो के पिन कमेंट में हमारी संस्था का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर आपको कॉल करना है और कॉल करने के बाद आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे आपको सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की। सबसे पहले देखते हैं आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीएस सोनाली मिश्रा 1993 बैच की मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं और देखा जाए इनको पहली बार महिला डीजीपी आरपीएफ के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, पहली बार ऐसा है कि किसी महिला को, ठीक है, डीजी आरपीएफ के पद पर नियुक्त किया गया है। उनका नाम क्या है? सोनाली मिश्रा, 1993 बैच की मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। देखा जाए उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है और वे 31 अक्टूबर 2026 तक इस पद पर रहेंगी। किसका स्थान ले रही हैं? तो मनोज यादव का स्थान ले रही है। याद रखना, मनोज यादव के स्थान पर सोनाली मिश्रा को आरपीएफ का नया डीजी बनाया गया है। अगली खबर क्या है? विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप, यहां पर देखा जाए विश्व नंबर 1 इटली के जेनिक सिनर और पोलैंड की इगा स्विएटेक ने 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में क्रमशः पुरुष और महिला एकल खिताब जीता है। यह विंबलडन में सिनर और स्वेटक का पहला एकल खिताब है, यानी कि विंबलडन के हिसाब से देखा जाए तो इगा स्वेटक का भी पहला खिताब है और जेनिक सिनर का भी पहला खिताब है। यहां पर एक पॉइंट आपके लिए याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इगा स्वेटक जिन्होंने जीता है महिला एकल का खिताब, यह इगा स्वेटक किस देश की खिलाड़ी है? पोलैंड की है। और वहीं पर जो जेनिक सिनर है, ये किस देश की खिलाड़ी है? तो ये इटली के खिलाड़ी है और वर्तमान में देखा जाए तो टेनिस नंबर 1 खिलाड़ी है ये। ठीक है, यहां पर हम बात कर लें ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का 138वां संस्करण, 138वां संस्करण है ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, जिसको आप विंबलडन के नाम से जानते हैं। ठीक है, विंबलडन चैंपियनशिप के नाम से इसको आप जानते हैं। 30 जून से 13 जुलाई 2025 तक इंग्लैंड के विंबलडन में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसका आयोजन कहां पर होता है? विंबलडन का आयोजन कहां पर किया जाता है? इंग्लैंड में आयोजित किया जाता है और इसको ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के नाम से जानते हैं। 138वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया था, जिसको जीता किसने है? जेनिक सिनर और इगा स्विएटेक ने क्रमशः पुरुष और महिला एकल का खिताब जीता है। ठीक है,
चलिए यहां देखें तो विंबलडन घास के मैदान पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम है और इसे कैलेंडर वर्ष में ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा फ्रेंच ओपन के बाद तीसरा ग्रैंड स्लैम है। ठीक है, जो कैलेंडर वर्ष होता है उसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा फ्रेंच ओपन के बाद तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है विंबलडन। ठीक है, चलिए आगे देखें। जेनिक सिनर का यह पहला विंबलडन एकल फाइनल था और उनका मुकाबला स्पेन के किससे था? कार्लोस अल्कराज से था। फाइनल मुकाबला किससे था? कार्लोस अल्कराज से था। कार्लोस अल्कराज को जेनिक सिनर ने हराया था फाइनल में। और कार्लोस अल्कराज कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। और खिलाड़ी का नाम इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देश इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? यूपीपीसीएस 2022। ठीक, यहां पे क्रेजिकोवा के बारे में पूछा था। ठीक है, क्रेजिकोवा के बारे में पूछा था। महिला एकल का खिताब जीता था क्रेजिकोवा ने और पूछा था वो किस देश से संबंधित है? चेक गणराज्य से संबंधित, उन्हीं का नाम पूछा था। तो इस वजह से देश का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं। जेनिक सिनर इटली के खिलाड़ी हैं। आगे देखें, पोलैंड की इगा स्वेटेक, ठीक है, इगा स्वेटेक ने फाइनल में अमेरिका की किसको हराया है? अमाडा अनिसिमोवा को हराया है। ठीक है, अनाडा अनिसिमोवा को हराया है। 57 मिनट में 6-0 से हराया कर अपना पहला विंबलडन एकल का खिताब इगा स्वेटेक ने जीता था। और पहली बार है जब अनाडा अनिसिमोवा जो है ये फाइनल मुकाबला खेल रही थी। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विंबलडन में इगा स्वेटेक ने किसको पराजित कर विंबलडन जीता? तो अमाडा अनिसिमोवा को पराजित किया है और ये अमेरिका की खिलाड़ी थी। चलिए अगली खबर पे बात करें तो राष्ट्रपति ने उज्ज्वल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला तथा 2 अन्य को राज्यसभा में मनोनीत किया है। ठीक है, उज्ज्वल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला, फिर उसके बाद देखें हर्षवर्धन श्रृंगला और मीनाक्षी जैन इत्यादि को यहां पर देख लेते हैं, बात कर लेते हैं किसको किसको नामित किया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उज्ज्वल निकम, सी सदानंद मास्टर, हर्षवर्धन श्रृंगला और डॉक्टर मीनाक्षी जैन को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि के लिए राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है। यहां देखा जाए इस आशय की अधिसूचना केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 12 जुलाई 2025 को जारी की गई थी। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा 12 जुलाई 2025 को जारी की गई थी। यहां पर हम बात कर रहे हैं तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा जैसे विषयों में विशेष ज्ञान तथा व्यावसायिक अनुभव रखते हैं, उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया जाता है। यहां नामित सदस्य कौन कौन से, उनका योगदान क्या है, उनको चर्चा कर लेते हैं। नामित सदस्य उज्ज्वल निकम के बारे में जाने तो प्रसिद्ध कानूनी विशेषज्ञ है, संविधान मूल्यों और न्यायिक सक्रियता के लिए प्रसिद्ध है ये उज्ज्वल निकम। यहां पर सी सदानंद मास्टर के बारे में चर्चा करें तो शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा सशक्तिकरण के समर्थक, अन्याय के खिलाफ संघर्षों का प्रतीक है। ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला के बारे में जाने तो वरिष्ठ राजनयिक है, विदेश नीति और G20 की अध्यक्षता में इनका योगदान रहा। ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंगला का नाम आप जानते ही हैं। मीनाक्षी जैन, आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th, तो मीनाक्षी जैन के द्वारा ही ओल्ड एनसीईआरटी लिखी गई। मीनाक्षी जैन क्या है? प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, शिक्षाविद, शिक्षा, साहित्य तथा राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण शोध का कार्य इनके द्वारा किया गया है। और ये 4 लोग हैं जिनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। चलिए आगे देखें तो गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल जो है इसको बढ़ा दिया गया है। गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल विस्तार हो गया है। चर्चा कर ले तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल जो है ये 22 अगस्त 2026 तक या अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है। यहां पर गोविंद मोहन जो थे ये 23 सितंबर 2025 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब इनका कार्यकाल विस्तार दे दिया गया है। 22 अगस्त 2026 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। देखा जाए तो केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने 11 जुलाई 2025 को सेवा विस्तार की अधिसूचना जारी की। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी गोविंद मोहन ने 22 अगस्त 2024 को गृह सचिव का पदभार संभाला था। ठीक है, आगे देखें, अभिनेता कोटा श्रीनिवास राव गारू का निधन हो गया है। यहां पर इन अभिनेता को आप जानते होंगे, साउथ की मूवी आप देखते हैं, यूट्यूब वगैरह पर शॉर्ट्स वगैरह देखते होंगे या रील देखते हैं छोटे छोटे, तो उनमें ये आपको दिख जाते थे। ठीक है, यहां पर देखा जाए तेलुगु फिल्म उद्योग के दिग्गज अभिनेता कोटा श्रीनिवास राव का 13 जुलाई 2025 को निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे और लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। देखा जाए तो 2015 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये पूर्व राजनेता भी थे, अभिनेता के साथ साथ पूर्व राजनेता भी रह चुके हैं। ठीक है, विधायक भी रहे हैं
कोटा श्रीनिवास, ठीक है, कोटा श्रीनिवास राव गारू इनका पूरा नाम था। चलिए आगे बात करें जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड। यहां पर देखा जाए जसप्रीत बुमराह ने एक रिकॉर्ड बनाया है, उस रिकॉर्ड की चर्चा कर लेते हैं। तो इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बुमराह ने विदेश की धरती पर 13वां 5वां विकेट हॉल ऑफ लिया है। ठीक है, यहां पर देखें 13वां 5 विकेट हॉल लिया है। 5 विकेट हॉल क्या कि मतलब एक मैच में 5 विकेट लिए, तो 13वां 5 विकेट हॉल है इन्होंने। यहां पर देखा जाए उन्होंने कपिल देव ने 12 लिए थे। कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ अब विदेश की धरती पर सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा 5 विकेट हाल वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। एक मैच में 5 विकेट इन्होंने लिया है और कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे देखें भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने हरिकृष्णन। यहां पर चर्चा कर लेते हैं। 24 वर्षीय हरिकृष्णन एरा ने फ्रांस के ला प्लेन इंटरनेशनल में तीसरा ग्रैंड मास्टर नाम प्राप्त किया है और इसी के साथ देखा जाए इसी के साथ ये भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बन गए। इसके पहले जो 2 नाम होता है, तो 2 मतलब 3 नाम प्राप्त करने होते हैं आपको ग्रैंड मास्टर बनने के लिए। 2 नाम कब प्राप्त किया था? तो यहां पर बात करें तो 2 नाम उन्होंने अंदुजार ओपन में हासिल किया था। पहले 2 नाम जो थे वो अंदुजार ओपन में हासिल किया था स्पेन में, और उसी के साथ देखा जाए 87वें ग्रैंड मास्टर बन गए। परीक्षा में उससे डायरेक्टली पूछेगा ग्रैंड मास्टर 87वें कौन बने हैं। हाल ही में भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यहां पर आप देख सकते हैं हरिकृष्ण एरा जो है ये बने हैं भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर। ठीक है, ये उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर में छपी हुई। चलिए आगे हम चर्चा करें। यूपीआई बना दुनिया का सबसे तेज पेमेंट सिस्टम। यूपीआई बना दुनिया का सबसे तेज पेमेंट सिस्टम। यहां पर चर्चा कर ले। आईएमएफ की रिपोर्ट ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी में यह बात सामने आई है कि यूपीआई दुनिया का सबसे तेज पेमेंट सिस्टम बन गया है। ठीक है, आईएमएफ की एक रिपोर्ट है ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स, इसमें ये बात सामने आई है कि यूपीआई दुनिया का सबसे तेज पेमेंट सिस्टम बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई हर महीने 18 अरब से अधिक लेन देन संभाल रहा है। यूपीआई अकेले हर महीने 18 अरब से अधिक लेन देन संभाल रहा है। या बात करें इसकी इंटरऑपरेबिलिटी जो है और तेजी ने नकदी पर निर्भरता घटाई है तथा डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। आजकल आप देखें तो रिक्शे वाले के पास भी स्कैनर लगा हुआ है, क्यूआर कोड लगा हुआ है, आप स्कैन करिए, यूपीआई पेमेंट उसको भी कर सकते हैं। 10 रुपए 5 रुपए जो भी आपको करना है आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए अगली खबर देखें तो पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी। यहां पर ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी की बात कर ले तो भारत ने TKDL यानी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। भारत TKDL शुरू करने वाला पहला देश बना है। यहां पर बात करें तो WHO ने इसकी घोषणा की है और AI पर आधारित एक तकनीकी दस्तावेज भी जारी किया है। TKDL यानी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध जैसी पद्धतियों का ज्ञान डिजिटल रूप में संग्रहित होगा। यह जानकारी अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश तथा जापानी भाषाओं में उपलब्ध है। यहां बात कर ले इसे IIT खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। परीक्षा में आपसे पूछे कि पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी हाल ही में किस देश के द्वारा शुरू किया गया है? तो भारत के द्वारा शुरू किया गया है। अब पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया? तो IIT खड़गपुर के द्वारा विकसित किया गया। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध जैसे पद्धतियां जो है, भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां जो है उनको संग्रहित किया गया है AI के माध्यम से, और ये अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी, अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध होंगे, जिनसे वहां के लोग भी जो भारत के पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान है उसको सीख सके। ठीक है, तो याद रखना पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी जारी करने वाला भारत जो है, शुरू करने वाला भारत पहला देश है। अगली खबर क्या है? प्राजक्ता कोहली के बारे में। जो प्राजक्ता कोहली है ये टाइम्स 100 क्रिएटर्स में इनका नाम शामिल हुआ है। प्राजक्ता कोहली टाइम्स 100 क्रिएटर्स में शामिल हुई है। यूट्यूबर से अभिनेत्री बनी प्राजक्ता कोहली पहली भारतीय बनी है जो इस लिस्ट में शामिल हुई है। ठीक है, तो टाइम्स के द्वारा जो 100 क्रिएटर्स की सूची जारी की गई उसमें प्राजक्ता कोहली का नाम सम्मिलित है और पहली यूट्यूबर है। ठीक है, पहली यूट्यूबर है जो अभिनेत्री बनी और इस लिस्ट में जिनका नाम शामिल किया गया। यहां पर आप देख सकते हैं टाइम्स 100 क्रिएटर्स की सूची में प्राजक्ता कोहली का नाम शामिल किया गया है। परीक्षा में से डायरेक्टली पूछेगा कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को टाइम्स 100 क्रिएटर्स की सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तो प्राजक्ता कोहली को शामिल किया गया है। चलिए आगे देखें। इटली ने पहली बार ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया। यहां पर इटली ने सबको चौंका दिया। अभी तक क्या है कि टेनिस और बैडमिंटन में
इटली का अच्छा खासा नाम है। जेनिक सिनर वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी इटली के ही हैं, लेकिन हुआ कुछ यूं कि क्रिकेट के क्षेत्र में भी इटली ने अपना परचम लहरा दिया। ठीक है, कैसे देखा जाए तो इटली और नीदरलैंड ने यूरोप क्वालिफायर के बाद आधिकारिक रूप से क्वालिफाई कर ली है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 जो है, इसका आयोजन श्रीलंका और भारत में किया जाएगा। और इसके लिए जो यूरोप से क्वालिफायर मैच हो रहा था कि यूरोप से कौन से देश सम्मिलित होंगे, क्वालिफाई करेंगे, उनमें इटली के साथ साथ नीदरलैंड ने भी क्वालिफाई कर लिया है। इटली का नेट रन रेट बेहतर था, जिससे वह हार के बावजूद क्वालिफाई कर गया। इटली का जो नेट रन रेट था ना, वो बेहतर था, इसी वजह से हार के बावजूद भी इटली क्वालिफाई कर गया। और यहां पर एक पॉइंट याद रखिए कि वर्ल्ड कप 2026 फरवरी मार्च के बीच खेला जाएगा। और कहां पर होगा ये भारत एंड श्रीलंका में होगा। ठीक है, अगली खबर क्या है, बिम्स्टेक पोर्ट सम्मेलन। अब ये बिम्स्टेक पोर्ट सम्मेलन जो है, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां देखा जाए विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ था, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में देखा जाए विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा 14 और 15 जुलाई 2025 का इसको आयोजन किया गया। यहां देखा जाए सर्बानंद सोनोवाल ने इसे ब्लू इकोनॉमी को संभालने का स्प्रिंग बोर्ड बताया। बिम्स्टेक को देखा जाए, बिम्स्टेक पोर्ट सम्मेलन जो है यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया, किसके द्वारा, विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी की द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो यहां पर देखा जाए सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, चलो अगली खबर देखें, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025, इसके बारे में देखा जाए तो चेल्सी ने पीएसजी को 3-0 से हराकर फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीत लिया है। और देखा जाए यह उनकी दूसरी जीत है। पहली बार 2021 में चेल्सी ने जीत हासिल की थी, पहली बार 2021 में चेल्सी ने जीत हासिल की थी। अब की दूसरी बार चेल्सी ने यहां पर विजय हासिल किया है। देखा जाए टूर्नामेंट में अब तक क्या होता था, देखा जाए टूर्नामेंट में इस अब तक 8 टीमें हिस्सा लेती थी, लेकिन इस बार से 32 टीमें शामिल हो रही हैं। ठीक है, 2025 में जो टूर्नामेंट हुआ वहां पर 32 टीमें सम्मिलित हो रही है। आगे हम बात कर ले, कुछ अवार्ड्स को जान ले, तो कोल पाल्मर, क्या नाम है, कोल पाल्मर को गोल्डन बॉल का खिताब दिया गया सबसे ज्यादा गोल करने के लिए, तथा रॉबर्ट साचेंज जो है इनको गोल्डन ग्लव दिया गया। जो बेस्ट गोलकीपर होता है उसको गोल्डन ग्लव दिया जाता है, तथा जो बेस्ट सॉकर होता है उसको गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया जाता है। तो गोल्डन बॉल किसको मिला, कोल पाल्मर को दिया गया, और रॉबर्ट साचेंज को दिया गया गोल्डन ग्लव का अवार्ड। चलिए आगे देखें, अभिनेत्री बी सरोजा देवी का निधन हो गया है। यह है अभिनेत्री बी सरोजा देवी, इनका निधन हो गया। और इनके निधन से संबंधित पॉइंट पे देख लेते हैं। तो 87 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु में बी सरोजा देवी का निधन हो गया। 200 से अधिक फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है। उन्होंने तमिल, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम किया है। ठीक है, 4 भाषाओं की फिल्मों जिनमें तमिल, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी शामिल है। और इसी कारण देखा जाए तो 1962 में उनको चतुर्भाषा तारे, 1962 में चतुर्भाषा तारे का सम्मान भी दिया गया था। चतुर्भाषा तारे का सम्मान दिया गया था बी सरोजा देवी को। ठीक है, चलो अगली खबर देखें, कम्युनिटी लेड साल्ट रिड्यूशन इनिशिएटिव एक पहल है। यहां पर देखा जाए इंपॉर्टेंट हो जाता है, समुदाय नेतृत्व वाली नमक कटौती पहल, इसकी शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा, ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो देखा जाए आईसीएमआर एनआईई के द्वारा, आईसीएमआर एनआईई के द्वारा 13 जुलाई को इस पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है अत्यधिक नमक सेवन के कारण स्वास्थ्य समस्याओं को कम करना। अत्यधिक नमक देखा जाए तो डब्ल्यूएचओ का जो मानक है, उस मानक से भारत में ज्यादा नमक खाया जाता है, लोग यहाँ के ज्यादा नमक खाते हैं और इसी कारण उनको स्वास्थ्य समस्याएं अधिक उत्पन्न होती हैं। भारत में नमक के कारण जो स्वास्थ्य समस्याएं जैसे हाई ब्लड प्रेशर वगैरह जो उत्पन्न होती हैं, तो ये ज्यादा नमक खाने से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, और इसी चीज को कम करने के लिए, जो ज्यादा नमक खाने की चलन है उसको कम करने के उद्देश्य से ही समुदाय नेतृत्व वाली नमक कटौती पहल स्टार्ट की गई है आईसीएमआर एनआईई के द्वारा। और ये बात जो ज्यादा नमक खाने की बात है, इसको पीएम मोदी के द्वारा मन की बात प्रोग्राम जो 27 अप्रैल 2025 को आया था उसमें भी इसका जिक्र किया गया था। और यहाँ पर एक बात बताई गई है कि भारत में लोग डब्ल्यूएचओ की अनुशंसा से अधिक नमक ले रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। सामुदायिक नेतृत्व वाली नमक कटौती पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये आईसीएमआर एनआईई के द्वारा लॉन्च की गई है 13 जुलाई 2025 को। ऑपरेशन कालनेमी, आज देखा जाए जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ट्विटर खोलकर देखेंगे तो ये ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पर ऑपरेशन कालनेमी ट्रेंड कर रहा है।
अब ये ऑपरेशन कालनेमी जो है ये बेसिकली है किस लिए? ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन कालनेमी, और इसका उद्देश्य ये है कि जो ढोंगी बाबा है, ठीक है, जैसे हरिद्वार हरिद्वार कुंभ लगता है, आप जानते हैं कि हरिद्वार में कुंभ लगता है। हर की पौड़ी पे बहुत से ऐसे बाबा हैं जो ढोंगी हैं वहाँ पे, मतलब बांग्लादेश से या नेपाल से आए हुए हैं और वहाँ पे बाबा बन के बैठे हुए हैं हरिद्वार में, ठीक है। तो उनकी धरपकड़ के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा देखा जाए तो बेसिकली देहरादून और हरिद्वार में इस अभियान को चलाया गया और इसका नाम दिया गया ऑपरेशन कालनेमी। इसी प्रकार से एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन शिवा। ये ऑपरेशन शिवा कहां चलाया गया? ये चलाया गया अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए देखा जाए तो यहाँ पर ऑपरेशन शिवा चलाया गया जम्मू कश्मीर में, और ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा कि ऑपरेशन कालनेमी कहाँ चलाया गया? उत्तराखंड में। किस लिए? किससे संबंधित? तो फर्जी साधुओं के खिलाफ अभियान शुरू किया गया था और मुख्य रूप से देहरादून और हरिद्वार में इसको संचालित किया गया। आज ये ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है। अब यहाँ देखें, स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण। अब यहाँ पर जो अस्त्र मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किया गया है और ये स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। चर्चा करें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको आप शॉर्ट में डीआरडीओ कहते हैं, डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने मिलकर ओडिशा तट पर देखा जाए सुखोई 13 MK1, ये है सुखोई 30 MK1, इससे अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बात करें तो परीक्षण के दौरान 2 मिसाइलों ने उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों को विभिन्न रेंज और दिशा में अत्यंत सटीकता से नष्ट किया। अस्त्र मिसाइल में देश के में विकसित रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर तथा उन्नत गाइडेंस तथा नेविगेशनल प्रणाली शामिल है। यहाँ जो अस्त्र मिसाइल है इसमें स्वदेशी रूप से विकसित रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, साथ ही साथ जो उन्नत गाइडेंस प्रणाली है उसको लगाया गया है और नेविगेशन प्रणाली भी लगाई गई है, जिससे इसकी मारक क्षमता क्या हो जाती है? जिससे इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है। ठीक है, 100 किलोमीटर से अधिक इसकी मारक क्षमता है। आप याद रखिएगा, परीक्षा में मारक क्षमता से संबंधित सवाल यूपीपीसीएस 2024 में पूछा गया था। 2024 में सवाल पूछा गया था कि मारक क्षमता से सवाल, तो यहां पर याद रखिएगा कि जो अस्त्र मिसाइल है इसकी मारक क्षमता 100 किमी प्लस है, 100 किमी तक फायर किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ, भारतीय नौसेना, मतलब भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका विकास किया गया है। चलिए, अब कुछ सवाल है जिनका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। बात करें तो आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? रचना सिंह, सोनाली मिश्रा, कंचन चौधरी या संध्या स्वामी? चारों ऑप्शन में कौन सा सही है? कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2025 विंबलडन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? एलिना स्वातोलिनी, ईगा स्वेटेक, एस्ले बार्टी या अमांडा अनिसिमोवा? ठीक है, अमांडा अनिसिमोवा। और यहां पर ये बताने के साथ साथ एक पॉइंट ये भी बताइएगा कि जो विजेता है वो किस देश के खिलाड़ी हैं, किस देश के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जुलाई 2025 में किसे राज्यसभा के लिए नामित नहीं किया गया है? उज्जवल निकम, हर्षवर्धन श्रृंगला, डॉक्टर मीनाक्षी जैन, अरविंद पनगड़िया? क्वेश्चन नंबर 4 है, पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर या आईआईएससी बेंगलुरु? क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस देश ने पहली बार आईसीसी T20 विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, इटली या नामीबिया? क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में 87 वर्ष की उम्र में निधन हुआ और जिन्हें चतुर्भाषा तारे की उपाधि मिली थी वे कौन थी? सावित्री देवी, बी सरोजा देवी, वैजंती माला या पद्मिनी? क्वेश्चन नंबर 7 है, अस्त्र मिसाइल का हाल ही में सफल परीक्षण किस विमान से किया गया है? मिग 29, तेजस, राफेल, उसके बाद सुखोई 30 MKI। आगे हम बात करें, 8वां प्रश्न है, टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है? कंगना रनौत, प्राजक्ता कोहली, लिली सिंह या दीपिका पादुकोण? क्वेश्चन नंबर 9 है, समुदाय नेतृत्व वाली नमक कटौती पहल किस संस्थान ने शुरू की है? ICMR, NIE, नीति आयोग, WHO या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष? और अंतिम सवाल है, IMF की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे तेज रिटेल पेमेंट सिस्टम कौन बन गया है? ठीक है, दुनिया का सबसे तेज रिटेल पेमेंट सिस्टम कौन बन गया है? पेपाल, पेटीएम, भीम या यूपीआई?
ठीक है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये 10 सवाल है और इन 10 सवालों का उत्तर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हमारा वीडियो आएगा एक, जिसमें जो घटनाक्रम है पिछले 15 दिन के, पिछले 15 दिन के महत्वपूर्ण घटनाक्रम को एक साथ हम लोग रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। शॉर्ट में होगा सारा वीडियो जो आएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, 20-25 मिनट में अभी तक पिछले 15 दिन में जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम रही हैं उनको एक साथ रिवाइज करवा दिया जाएगा, जिससे पिछले करंट अफेयर आपको तैयार भी हो जाएंगे। और उसके लिए आप तैयार रहिएगा। बहुत अच्छे से उसको फ्रेम भी किया गया है, बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है और टॉपिक वाइज होगा, मतलब राष्ट्रीय घटनाक्रम एक साथ, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम एक साथ, फिर उसके बाद में स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर एक साथ, घटनाक्रम जो है, नियुक्तियां एक साथ, पुस्तकें एक साथ, विज्ञान तकनीकी एक साथ, परिवहन उद्योग एक साथ। ऐसे ही उसको डिजाइन किया गया है और वो वीडियो आ जाएगा जल्दी ही आपके बीच में, जिसमें पिछले 15 दिन के महत्वपूर्ण करंट अफेयर उपलब्ध होंगे। और साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ, पीपीटी इत्यादि प्रिंटेबल पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट चेक करिएगा, वहां से आपको वीडियो का मतलब कोर्स का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप 18 रुपये 75 पैसे या 25 रुपये, अगर जो आपके कॉइन में वॉलेट में कॉइन नहीं है तो आपको 25 रुपये पे करना होगा। और आप वॉलेट में कॉइन कैसे ऐड कर सकते हैं उसका तरीका भी है कि जैसे आपके पास किताब है, उस किताब पे QR कोड दिया रहता है, ठीक है, यहाँ पर ई बुक, यहाँ पर QR कोड दे रखा है कैशबैक का, 50 रुपये कैशबैक का, इसको स्कैन कर लेना, आपके वॉलेट में कॉइन ऐड हो जाएगा, जिसके बाद 18 रुपये 75 पैसे में आप करंट अफेयर का जो मासिक पैकेज इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आसानी से इसको फायदा उठा सकते हैं। हमारे करंट अफेयर की व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है उससे जरूर जुड़िएगा और वहीं पर सारे PDF आपको प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को यहीं पर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।